बनाने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, बल्कि कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से बाहर कर रही है। अब भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो नए प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए, उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है ताकि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले। साथियों, एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस संभव नहीं है, क्योंकि मिनरल्स और माइनिंग हमारी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अब रिफॉर्म्स के बाद अब कोल प्रोडक्शन, पूरा कोल सेक्टर भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विडंबना है कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद आयात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति दशकों से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धा से भी बाहर था, पारदर्शिता भी एक बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को प्रदेश में 80 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें अकेले रायपुर जिले में पहली बार एक साथ 25 मरीज मिले हैं। इस तरह प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1864 हो गई है, जिनमें से 756 केस सक्रिय हैं। वहीं कुल 1099 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बुधवार को जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, उनमें जांजगीर चांपा से 10, बलौदाबाजार से 8, रायगढ़ से 5, बेमेतरा, कोरबा, गरियाबंद और महासमुंद से 4-4, जशपुर से 3, दुर्ग से 2 तथा राजनांदगांव और मुंगेली से 1-1 मरीज शामिल हैं। वहीं भारत में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,54,065 हो चुकी है, जबकि कुल 11,903 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना से निपटने के प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शुरुआती उठाए गए कदमों से देश में कोरोना का फैलाव कम हुआ है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान देशवासियों के अनुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण ही इस महामारी का बेहतर ढंग से रोकथाम संभव हो पाया है। गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है, उसने वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के कारगर इस्तेमाल की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के कारण वेतन कटने या न मिलने से परेशान पालकों को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा ऑनलाइन क्लास के नाम से निजी स्कूल संचालकों द्वारा की जा रही फीस वसूली पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई निजी स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रायपुर जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें, जिससे पालकों और बच्चों को परेशानी न हो। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित रूप में अथवा मोबाइल के माध्यम से स्कूल फीस वसूली के लिए संदेश प्रसारित नहीं किया जाए। निजी स्कूलों में किसी भी प्रकार की सामूहिक रूप से पालकों की बैठक आयोजित न की जाए। उल्लेखनीय है कि राजधानी के कुछ स्कूलों ने मार्च और अप्रैल में भी फीस वसूलने के प्रयास किए थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप और विरोध के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में एक और दंतैल हाथी की मौत हो गई। इस तरह पिछले 14 दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। डीएफओ प्रियंका पांडे के मुताबिक मृतक हाथी गणेश है, जिसे कॉलर आईडी लगाया गया था, लेकिन कुछ माह पहले उसके गले से रेडियो कॉलर आईडी गिर गया था। फिर से गणेश का रेस्क्यू करने वन विभाग द्वारा तमाम कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उन्होंने बताया कि गणेश की पहचान उसके गले के निशान से हुई है, जहां कॉलर आईडी लगाया गया था। डीएफओ ने बताया कि मृत हाथी के पास एक कटहल मिला है, जिसे गणेश द्वारा खाने की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं, जिससे उसकी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर कोरबा जिले के कोदमुरा वन क्षेत्र में बीमार हाथी का इलाज बेंगलुरु के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की निगरानी में किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से बीमार हाथी की तबीयत में अब सुधार देखा जा रहा है। जिले के वन मंडलाधिकारी एस गुरुनाथन ने बताया कि हाथी के पेट में कीड़ों का इन्फेक्शन बढ़ जाने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसका इलाज किया जा रहा है। इसको क्या है, अभी ब्लड सैंपल रेगुलरली चेक किया जाता है और राउंड वार्म्स का उसमें डंग में मल में राउंड वार्म्स मिला है, उसका भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी इसको कीड़ा के लिए मेडिसिन होने के बाद अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है। अभी इसको उठ जाएगा तो अच्छा है। अभी उठने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं हाथी, और पूरा अच्छा हमारे पास डॉक्टर का टीम है अभी, और पूरा फॉरेस्ट अमले भी इसमें भीड़ है। वहीं कलेक्टर किरण कौशल भी बीमार हाथी को देखने पहुंची, जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों से हाथी के उपचार की जानकारी ली। किसी भी प्रकार के रोग के इलाज के लिए योग को सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है। योग के माध्यम से ऐसी कई बीमारियों का उपचार संभव है जो दवाइयों के द्वारा भी ठीक नहीं हो पाते। महासमुंद जिले में योग के प्रति लोगों की ललक देखते ही बनती है, जहां पर कई लोग योग करके निरोग हो चुके हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए योग को भी बेहतर माध्यम बताया गया है। देवेश चंद्राकर ने बताया कि वे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, लेकिन लगातार योग करने से अब वे इस बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। मेरे को हाई बीपी था, 5-6 महीने से मैं ग्रसित था। 2013 से मैं लगातार योग कर रहा हूं और इससे मेरे को आज बीपी बिल्कुल क्योर हो गया है। आज बिल्कुल भी बीपी नहीं है और मैं लोगों को यही सलाह देता हूं कि योग पूरा जीवन पद्धति है, इसे अपने जीवन में अपनाइए। आज जैसे कि कोरोना जैसे महामारी से आज जूझ रहा है पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है, इसका यदि एक सारगर्भित कोई इलाज है तो योग है, और योग से ही आज हम सब ठीक रह सकते हैं। वहीं थायराइड से पीड़ित रही सुधा साहू ने बताया कि लगातार योग के माध्यम से अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं। मैंने योग किया, साथ में होम्योपैथी मेडिसिन भी लिया, पर योग में तब से मैं लगातार कर रही हूँ। आज 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे, और मैं नियमित 1.5 घंटे योगा करती हूँ। उसमें कुछ ऐसे आसन हैं जो आपके थायराइड के लिए बहुत लाभकारी हैं, तो मैं उनका फायदा ले रही हूँ। और मुझे आज 5 साल हो गया है, मैं हर 3 महीने में अपना थायराइड चेकअप करवाती हूँ और पूरे रेंज में है। लोगों को पिछले कई सालों से योग की शिक्षा दे रहे योगाचार्य तिलक साव ने बताया कि हर आयु वर्ग के लोगों को दिन में कम से कम 1 घंटे योग करना चाहिए। इससे वे कई प्रकार के रोगों से दूर रहेंगे।
फिर हम लोग करते हैं सबसे बड़ी बात, एक भ्रामरी करते हैं। बहुत आज अवसाद और डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो ये भ्रामरी हमारे अवसाद और डिप्रेशन को दूर करेगा। और हम योग के शरण में रहेंगे तो ऑटोमेटिक कोई डिप्रेशन आएगा तो हमको सहन करने की ताकत बढ़ेगी। और हम लास्ट में जो ध्यान करते हैं, तो हर मनुष्य के जीवन ध्यान यदि कर लिया जाए, कोई प्रकार का डिप्रेशन और कुछ नहीं आएगा और शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहेगा। उल्लेखनीय है कि हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस साल भी इसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बड़े पैमाने पर इसका आयोजन नहीं किया जा सकेगा, जिसके कारण योग से जुड़े लोगों ने अपील की है कि योग दिवस के दिन वे अपने घरों में योग जरूर करें। गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन की पहल कारगर साबित हो रही है। बलरामपुर जिले की महिला समूहों को आजीविका मिशन के माध्यम से बांस से ट्री गार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। पौधारोपण से पहले मिली इस जिम्मेदारी से महिलाएं काफी उत्साहित हैं और इस काम में जोर शोर से जुट गई हैं। बताया गया है कि इन महिला समूहों को वन विभाग द्वारा 25,000 ट्री गार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि इस काम से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और उनके खाली समय का बेहतर उपयोग भी हो रहा है। पहले हम लोग ऐसे ही थे, फिर जंगल विभाग से मतलब आए साहब लोग, उन लोग बताए, फिर हम लोग बांस खरीद करके ट्री गार्ड बनाना शुरू किए। आजीविका मिशन की क्षेत्रीय समन्वयक अनुरागिनी ने बताया कि विभाग द्वारा मिले ट्री गार्ड के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में सभी महिलाएं जुटी हुई हैं। इसका जो बना रहे हैं 450 रुपये और इसको फॉरेस्ट विभाग में इसको दिया जाएगा, उनके तरफ से ऑर्डर आया है। इससे पहले महिलाएं घर में ही रहती थी, कुछ काम वाम नहीं करती थी। अब ये आ गया है तो इससे काम कर रही हैं और इनका मतलब कि आर्थिक स्थिति सुधार होगा। जिला पंचायत के सीईओ एस हरीश ने बताया कि इस कार्य में एक के बाद एक कई समूह की महिलाएं जुड़ रही हैं। वर्तमान में जिले के वाड्रफ नगर, रामचंद्रपुर, शंकरगढ़, कुसमी और राजपुर में ट्री गार्ड बनाने का काम चल रहा है। अभी इस बार जो रोड से प्लांटेशन में हमने फॉरेस्ट विभाग से हमारा नरेगा का द्वारा 40 किलोमीटर का पैच हमने लिया है। इसमें 16,000 पौधा हम रोड से प्लांटेशन में लगाएंगे राजपुर से कुसमी रोड का। उसमें ये पूरा ट्री गार्ड का यूज़ हो जाएगा और इसका ट्री गार्ड पूरा महिला समूह के द्वारा बनाया जाएगा और उसे फॉरेस्ट वाला खरीदेंगे और उसका पेमेंट फॉरेस्ट के द्वारा दिया जाएगा। वहीं बलरामपुर जिले के डीएफओ प्रणय मिश्रा ने बताया कि जिले के 4 ब्लॉकों में ट्री गार्ड बनाने का कार्य जोरों पर है, जिससे समूह की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है हमारे यहाँ सड़क किनारे वृक्षारोपण के लिए जो है वो प्रस्ताव मांगे गए थे। हमारे यहाँ पे 49 किलोमीटर के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनके ट्री गार्ड के माध्यम से इनका प्रोटेक्शन किया जाना है और वर्तमान में बांस के बनाए हुए ट्री गार्ड इस्तेमाल होने हैं। ये ट्री गार्ड जो हैं वो बांस से हमारे स्वयं सहायता समूह जो NRLM के समूह हैं उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं और बसंतपुर, रामचंद्रपुर, राजपुर और शंकरगढ़ में ऐसे ट्री गार्ड हैं। इसका जो रेट है वो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उसी निर्धारित दर पे इन ट्री गार्ड को हम लोग उसका पेमेंट समूह को करेंगे, जिससे समूहों को जो है बेनिफिट होगा और आगे भी जो है उनकी हम इसी तरह से इनकम जनरेट करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के हुनर को पहचान कर मांग आधारित सामग्री बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे महिलाएं एक और जहां अपने काम में पारंगत हो रही हैं, वहीं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।